नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सबसे बड़ी खबर, सरकार ने जारी कर दिया नया शेड्यूल। जानिए कब होगा तबादला। अब पटना की 3 प्रमुख सड़कों पर बदल गई ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों पर नहीं चलेंगे कोई भी वाहन। अब बिहार में बदल रहा मौसम का मिजाज, जानिए कब से शुरू होगी ठंड, आईएमडी ने किया अपडेट। शिक्षा विभाग के एसीएस का बड़ा ऐलान, मार्च महीने से बच्चों को नहीं झेलनी होगी यह बड़ी समस्या। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का दूसरा दौरा, जमुई में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार की धरती से झारखंड को साधने की तैयारी। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है। वहीं सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सारे शेड्यूल जारी का ऐलान कर दिया, यानी कि शिक्षक कब और कैसे ट्रांसफर का आवेदन देंगे, उनका ट्रांसफर कब होगा और फिर कब आवेदन देना होगा। सरकार ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी और 2025 के जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षकों को अपने नए स्कूल में योगदान दे देना होगा। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने आज शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पहले ही बन गई थी, उस पॉलिसी को अमल में लाने के लिए पिछले 15 दिनों से कवायद की जा रही थी। वहीं शनिवार यानी कि आज सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग के नए सॉफ्टवेयर की जानकारी दे दी गई है। वहीं अब शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नए सॉफ्टवेयर की 2-3 तक आंतरिक ट्रायल करेगी और फिर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि छठ से पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा है कि 6 नवंबर से शिक्षकों से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें पहले से वेतनमान पर काम कर रहे पुराने शिक्षक, बीपीएससी टीचर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दीपावली के बाद अब राजधानी में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं ऐसे में छठ पूजा को लेकर राजधानी के 3 प्रमुख सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। दरअसल छठ पूजा के दौरान व्रतियों और पूजा करने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए शहर में 7 और 8 नवंबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी में अशोक राजपथ, जेपी सेतु और अटल पथ पर कई घंटों तक आम वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। वहीं 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 7 बजे तक और 8 नवंबर को रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। अब बता दें कि अशोक राजपथ पर किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं कारगिल चौक से शाहपुर तक व्रतियों के वाहनों को जाने की अनुमति होगी। वहीं खजांची रोड से पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज में व्रतियों के वाहन पार्क कर सकते हैं। वहीं दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ तक कुछ समय के लिए यातायात बंद रहेगा। वहीं अन्य वाहन रामजीचक मोड़ से नहर रोड होते हुए नेहरू पथ की ओर जा सकते हैं। वहीं 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक और 8 नवंबर की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ की तरफ वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं दीपावली के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अब सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन नवंबर महीने में पिछले साल की तरह सर्दी का एहसास अभी नहीं हो रहा है। वहीं गत वर्ष की तुलना में इस साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मौसम गर्म रहा। वहीं नवंबर महीने के पहले सप्ताह में भी तापमान में उस स्तर की गिरावट नहीं हो पाई है जितने पिछले साल देखी गई थी। वहीं मौसम विभाग के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। वहीं 4 नवंबर के बाद प्रभावित सर्दी के संकेत दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि 15 नवंबर तक हल्की ठंड महसूस की जाएगी। उसके बाद बिहार में सर्दी का असर पूरी तरह से दिखने लगेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा बताया गया कि अभी 2-3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। अब बता दें कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 20 डिग्री से कम हो गया था। वहीं आमतौर पर नवंबर महीने में ऐसा ही मौसम देखा जाता है, लेकिन इस साल तापमान अभी भी 20 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पाया गया। लेकिन पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम में बदलाव, खासकर न्यूनतम तापमान में गिरावट की प्रबल संभावना है।
इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। वहीं राज्य के अंदर अगले साल मार्च तक नया वर्ग कक्ष तैयार हो जाएगा, यानी कि अब स्टूडेंट टूटे फूटे क्लासरूम में पढ़ाई नहीं करेंगे। वहीं उन्हें प्राइवेट स्कूल की तरह बेहतर क्लासरूम मिलेगा। वहीं इस बात की जानकारी खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। दरअसल डॉक्टर एस सिद्धार्थ शनिवार को शिक्षा की बात में शिक्षकों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसे तो निर्माण का हमारा लक्ष्य मार्च तक का ही है, लेकिन संभावित विलंब को देखते हुए हमने जून तक का समय दिया है। वहीं इस दौरान जरूरत के अनुसार सभी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग का निर्माण हो जाएगा। वहीं सिद्धार्थ ने बताया कि इस समय वर्ग कक्ष की कमी और उसमें भी सुविधा की बड़ी समस्या है। इसके कारण एक एक कमरे में कई वर्ग संचालित होते हैं। वहीं एक ओर जहां एक वर्ग की पढ़ाई होती है तो दूसरी ओर दूसरे वर्ग की। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि फिलहाल इस समस्या से निपटने के लिए हमने वर्ग को अलग अलग शिफ्ट में चलाने का निर्णय लिया है। हमने जिलों को भी यह निर्देश दिया कि मुख्यालय से जो भी निर्देश भेजे जाते हैं उन्हें पीडीएफ फाइल के रूप में भी सभी शिक्षकों को अवश्य भेजें। ऐसे विभाग उन्हें संचालित कर रहा है ताकि कोई उलझन न हो। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उच्च मध्य विद्यालय देवगांव, कसौटी, पटना और सारण समेत कई जिलों के शिक्षकों ने सवाल पूछे। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आगामी 15 नवंबर को जमुई में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड चुनाव को लेकर पीएम मोदी का बिहार दौरा अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा जयंती समारोह में शामिल होकर बिहार की धरती से झारखंड को साधने की कोशिश करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 नवंबर को खेरा प्रखंड के बलौरपुर नदी घाट स्थित मैदान में आयोजित बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड चुनाव के बीच पीएम मोदी का यह बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित जमुई से वह दूसरे चरण के चुनाव से पहले वोटर्स को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। वहीं इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं बलौरपुर नदी घाट मैदान का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम जमुई पहुंची है और स्थल का दौरा कर जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी इसको लेकर जानकारी शेयर नहीं की गई है। वहीं बलौरपुर नदी घाट के पास हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे गठबंधन का शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की धरती से पीएम मोदी पड़ोसी राज्य को मैसेज देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के साथ बड़ा खेला हो गया। इसके बाद अब इस पार्टी के बड़े से लेकर छोटे तक हर नेताजी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें या कहें तो क्या कहें किसको, क्योंकि उनकी यह परेशानी बढ़ाने वाला कोई दूसरा नहीं, शायद अपना ही है, या फिर यूं कहें कि उनका भरोसामंद ही है। दरअसल खबर कुछ यूं है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के कई सक्रिय नेताजी का डाटा लीक हो गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा हाल ही में सूबे के अंदर राजनीति में प्रवेश करने वाली पार्टी के हाथों लगी है। वहीं अब इस नेताजी को इस बात की डर है कि जिन लोगों से उन्हें दूर रखने का सलाह दिया गया था, अब उनके पास ही इन नेताजी का डाटा चला गया है। खबर यह है कि बिहार राजद के 4 लाख सक्रिय नेताओं का नाम, पता, मोबाइल नंबर, राजनीति का कार्य क्षेत्र समेत पूरा पर्सनल डाटा लीक हो गया। लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं और पता लगाया जा रहा है कि किसने क्यों, किस वजह से ऐसा किया है। वहीं इसको लेकर खुद तेजस्वी यादव बड़े नेताओं को निर्देश भी दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी में तेजी ला दी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जदयू ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे ताकि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी जा सके। इसके तहत जातु बहुल वाले जिलों में जदयू के वैसे मंत्री, सांसद, विधायक को भेजा जाएगा जिनकी उस क्षेत्र में पकड़ है। अब वहीं यह सम्मेलन 24 नवंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए 5 टीमों का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व क्रमशः राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर करेंगे। वहीं प्रत्येक टीम में पार्टी के 9 नेताओं को शामिल किया जाएगा। वहीं शनिवार को, रविवार को अलग अलग जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन होगा। वहीं 22 दिसंबर को पटना में जिला स्तरीय सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा।
दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 243 में से 173 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी, जबकि महागठबंधन केवल 63 सीटों पर सफल रहा। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू को इससे भी बड़ी जीत हासिल करनी है, जिसके लिए वे 225 सीटों के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। वहीं उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का स्पष्ट संदेह है कि हमें जनहित के कार्यों में लगे रहना है और भ्रम फैलाने वालों का जवाब जनता खुद देगी। वहीं जदयू ने पिछले लोकसभा चुनाव में 16 में से 12 सीटें जीती थी। वहीं इस सम्मेलन का उद्देश्य एनडीए की ताकत को सीधे जनता के बीच पहुंचाना है। उसके साथ ही साथ पार्टी ने पिछले 17 सालों में क्या कुछ काम किया है कि तमाम चीजों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं सम्मेलन के लिए जिन 5 टीमों का गठन किया गया है उसमें कई पूर्व सांसद भवन मंत्रियों को जगह दी गई है। वहीं संजय झा की टीम में मंत्री मदन सहनी, जमा खान, रत्नेश सदा, सांसद लवली आनंद, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और मनीष चौधरी, वशिष्ठ सिंह और विधायक रामविलास कामत को शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली के बाद बिहार के कई जिलों की हवा खराब हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की वजह से हवा खराब हुई है। वहीं राजधानी पटना की हवा एक बार फिर खराब हो गई। वहीं केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे पटना का एक्यूआई 283 दर्ज किया गया। वहीं यह खराब श्रेणी में आता है और ऐसी हवा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वहीं सुबह 9 बजे बेगूसराय में एक्यूआई 114 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। अब बता कि बेतिया जिले में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ एक्यूआई 88 दर्ज किया गया। वहीं भागलपुर में एक्यूआई 106 दर्ज किया गया। वहीं एक्यूआई मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं सुबह 9 बजे गया जिले में एक्यूआई 93 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं छपरा में एक्यूआई मध्यम स्तर का दर्ज किया गया। यहाँ एक्यूआई 184 दर्ज किया गया है। दरअसल वायु गुणवत्ता अब खराब होती जा रही है। सामरपुरा और तारामंडल क्षेत्र की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गया। वहीं 6 प्रमुख हॉट स्पॉट के क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां जमुई में सड़क किनारे कचरे के ढेर में लाखों रुपए की जीवन रक्षक दवाइयां फेंके जाने का मामला सामने आया है। वहीं गरीबों को दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयों का इस तरह कूड़े की तरफ फेंका जाना स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठ रहा है। दरअसल सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। वहीं इसी इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। वहीं कुपोषण के लिए इलाज के लिए सरकार लाखों रुपए की दवाइयाँ मरीजों को मुफ्त बांटती है, लेकिन लाखों की यह दवाइयाँ कूड़े के ढेर में पहुँच गई। वहीं बड़ी मात्रा में आयरन की गोलियाँ, कफ सिरप को किसी ने कचरे में फेंक दिया। दरअसल लोग आशंका जता रहे कि उक्त दवाइयां आंगनबाड़ी की हो सकती है। बताया था कि पिछले शनिवार की कुपोषण से निजात को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर दवाइयां वितरण के लिए प्रदान किया गया था। वहीं अब मामले की सच्चाई जो है, लेकिन फेंकी गई दवाइयां कुपोषण से जंग के क्रियान्वयन के प्रति गंभीरता को सवाल के घेरे में खड़ी कर रही है।